Hi everyone, कैसे सब लोग? वेलकम टू दिस क्विक न्यूज एनालिसिस फॉर टुडे, दैट इज 9th ऑफ दिसंबर। आज हम लोग रिकॉर्डेड सेशन कर रहे हैं क्योंकि देयर वर सम टेक्निकल इश्यूज एंड आई हैड सम अर्जेंट वर्क। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज एनालिसिस की। महुआ मोइत्रा जी छाई हुई है हर जगह न्यूज में, तो उन्हीं से रिलेटेड मेजरली न्यूज है और ऑब्वियसली पॉलिटी का जो टॉपिक होगा उसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। आज है 9 दिसंबर। हम लोग जैसा कि आप जानते हैं द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस दोनों न्यूज़पेपर को कवर करते हैं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा न्यूज़पेपर हमें पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, राइट। बाकी मेरे बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ गो थ्रू इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि हम सारा न्यूज़ एनालिसिस आधे घंटे के अंदर कवर करते हैं सो दैट जो भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो इतने कम समय में भी अच्छे तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस से कवर कर दी जाए। और जो अगर आपको लगता है छूट भी जाएगी वो कहीं ना कहीं आगे रिपीट हो जाती है। वीकली एनालिसिस करेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे रात को 8 बजे, तो उसमें मेजरली हम लोग बाकी न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कोई भी क्वेरी क्वेश्चंस हैं आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं पर्सनल मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एंड सोशियोलॉजी ऑप्शनल, तो अगर आप चाहते हैं उसको ज्वाइन करना तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, राइट। तो आज के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल, प्रीलिम्स रिलेटेड, मेंस रिलेटेड टिडबिट्स एंड ऑप्शन रिलेटेड करंट अफेयर्स तो है ही, साथ साथ हम लोग करेंगे 4 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और रात को 8 बजे हम लोग करेंगे 6 और एमसीक्यूज। तो टोटल 10 एमसीक्यूज हो जाएंगे हमारे हर दिन के, जिसको हम लोग कवर करते हैं अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस से। तो चलिए बात करते हैं महुआ मोइत्रा जी के केस में। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए ये है कि पहले तो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ये। क्योंकि ये पहली बार हुआ है लोकसभा में कि एथिक्स कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे पहली बार किसी ने मतलब किसी एमपी को एक्सपेल किया गया है। सो दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो यूपीएससी के लिए ऐसी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कोई चीज़ पहली बार होती है, राइट। नाउ अभी हम और डिटेल में बात करेंगे कि एथिक्स कमेटी, प्रिविलेज कमेटी, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है क्या नहीं है। बट पहले ज़रा बात करते हैं कि महुआ मोइत्रा जी के पास अब ऑप्शन क्या बचा हुआ है। तो अगर हम आर्टिकल 122 की बात करें दोस्तों, तो इसमें इसके बारे में बात की गई है और ये इम्यूनिटी देता है कि कोई भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो हैं वो आपकी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती। हाउएवर इसका एक बाईपास है एक तरीके से। ये था राजा रामपाल केस। राजा रामपाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इवन दो हम लोग पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को क्वेश्चन नहीं करते हैं, बट वो किसी तरीके से वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि केस टू केस बेसिस में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। एंड राजा रामपाल केस एक्चुअली उसी से रिलेटेड है जो आपका 2005 में कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल हुआ था। उसमें आप देखेंगे राजा रामपाल जो थे बीएसपी लीडर थे, अमंग द 12 एमपीज थे जिनको निष्कासित किया गया था, एक्सपेल कर दिया गया था। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रोसीडिंग्स विच में बी टेंटेड ऑन अकाउंट ऑफ सब्सटैंटिव और ग्रॉस इलीगैलिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर होगा तो हम डेफिनेटली उसको रिव्यू कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर की जैसी पार्ट आ जाती है तो ऑब्वियसली उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप या इंटरवीन करता ही करता है, राइट। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इसमें अगर हम देखेंगे आर्टिकल 105 जो है हमारा संविधान का, वो पावर देता है, प्रिविलेजेस देता है पार्लियामेंट को एंड इट्स मेंबर्स को, ठीक है, इम्यूनिटी ग्रांट करता है। बट ये ऑब्वियसली इम्यूनिटी ऐसी नहीं होती है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। एंड उसके अलावा अगर हम देखें जो बात इस समय हो रही है वो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो इशू उठाए वो ये उठाए कि प्रिविलेज कमेटी के पास जाना चाहिए था, एथिक्स कमेटी के पास जाना चाहिए था। अब प्रिविलेज वर्सेस एथिक्स कमेटी का जो इशू है वो अभी हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बट महुआ मोइत्रा जी का कहना है कि उनको नेचुरल जस्टिस डिनाई किया गया क्योंकि शी डिड नॉट गेट अ चांस टू क्वेश्चन द गाय जो हीरानंदानी जी हैं, जो बिजनेसमैन है, एलेज किया गया कि उन्होंने पैसे दिए अडानी के खिलाफ सवाल पूछने के लिए इनसे। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आता है कि क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है तो इनके पास ऑप्शन थोड़े कम हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इस पे सवाल उठाया गया है कि लॉगिन आईडी जो दी गई है, ठीक है, लॉगिन आईडी जो दी गई है, क्या ये पार्लियामेंट्री रूल्स में मेंशन है कि ये देना इलीगल है? इसके ऊपर रूल्स में तो कहीं मेंशन नहीं है। और अगर रूल नहीं है मतलब लॉ नहीं है, और अगर लॉ नहीं है तो मतलब ये चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि ये प्रिविलेज कमेटी द्वारा इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था रादर देन एथिक्स कमेटी। अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा। खैर ये तो बात हुई कि अभी कोर्ट के हिसाब से इनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, वेदर देयर आर रूल्स अवेलेबल और नॉट। अगर रूल है तो लॉ है, बट पार्लियामेंट इज एक्चुअली साइलेंट ऑन इट, ठीक है। पार्लियामेंट में इसको लेके कुछ रूल मेंशन नहीं है, बट देन पार्लियामेंट कैन मेक इट्स ओन लॉज, राइट। तो क्या वो रूल में मेंशनड है? बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये अनएथिकल तो है ही कि आप अपनी आईडी कैसे दे सकते हो। तो टेक्निकली इट वाज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज रादर देन एथिक्स। तो इसी में जरा हम बात करें
कि काफ़ी सारे लोग एक्चुअली इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं बिटवीन द 2005 केस। अच्छा, लोकसभा का जो एथिक्स कमेटी है, राज्यसभा की एथिक्स कमेटी, दोनों अलग हैं। 2005 में सिमिलर चीज़ हुई थी, लेकिन उस समय एक स्पेशल कमेटी बनी थी अंडर चंडीगढ़ एमपी पीके बंसल। राज्यसभा में जो कंप्लेंट था वो एथिक्स कमेटी ने देखा था, बट लोकसभा में एक स्पेशल कमेटी इसको लेकर बनाई गई थी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एथिक्स कमेटी लोकसभा में पहली बार 2000 में बनी, ठीक है, 1997 में राज्यसभा में बनी। दोनों में अगर आप देखोगे, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, इसमें 10 मेंबर्स होते हैं। वहां के चेयरमैन या स्पीकर उसको नॉमिनेट करते हैं। एक टर्म का इनका ईयर होता है जनरली, जो मेंबर्स आपके होते हैं। अब पॉइंट ये है कि इनका काम कई बार क्लैश करता है, सिमिलर होता है विद दी प्रिविलेजेस कमिटी। बट इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो आपको जानना है कि जनरली अगर कोई एलिगेशन ऑफ करप्शन होता है तो वो किसी भी बॉडी को जा सकता है, चाहे वो एथिक्स को जाए या प्रिविलेजेस कमेटी को। लेकिन जनरली सीरियस एक्विजिशन जो होते हैं वो प्रिविलेज कमेटी को जाते हैं। तो ये एक तरीके का सीरियस एक्विजिशन था, ठीक है। एंड एमपी कैन बी एग्जामिन फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, इवन अ नॉन एमपी कैन बी अक्यूज्ड ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। जो है उसके खिलाफ जो है, अगर वो अथॉरिटी या डिग्निटी ऑफ द हाउस को नीचा दिखाता है तो उसके खिलाफ प्रिविलेज कमेटी करती है। लेकिन एथिक्स कमेटी ओनली कैन टेक अप केसेस रिलेटेड टू एमपीज, ठीक है। ओनली एमपीज के केसेस लेती है हमारी एथिक्स कमिटी, राइट। बट जो प्रिविलेज कमिटी होती है वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन्स के खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है, राइट, क्योंकि वो हाउस के मर्यादा या जो उसकी डिग्निटी है उसको, अथॉरिटी को चैलेंज करता है, उसको नीचे दिखाने की कोशिश करता है। तो अब ये पॉइंट है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, इसको लेके रूल भी हैं, यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है। देखिए रूल जो है लोकसभा में, तो इसमें जब भी ये कमेटी कोई रिकमेंडेशन देती है तो वो हाउस में टेबल की जाती है स्पीकर द्वारा, फिर उसके बाद उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। तो उस पर जो है इसको मोशन मूव किया जाता है उसके लिए। अब जो भी उसका रिकमेंडेशन है, जैसे कल भी आपने देखा होगा स्पीकर ओम बिरला जी ने बोला कि जो कमेटी की रिकमेंडेशन है कि इनको निष्कासित, एक्सपेल कर दिया जाए हाउस से, जितने लोग पक्ष में है वो बोले हाँ, तो मैक्सिमम लोगों ने वोट करा। तो बेसिकली अल्टीमेटली इट इज डिसीजन ऑफ द हाउस, ठीक है। तो मोशन पे है, वोटिंग होती है और हाउस ने वोट किया है इसलिए एक्सपेल किया गया। ओम बिरला जी के करने से कुछ नहीं हुआ है। ओम बिरला जी तो सिर्फ कमेटी के रिकमेंडेशंस को प्लेस कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द हाउस। सो ये बेसिकली एक कंसर्न है, इशू था जो काफी सारे लोग कंफ्यूज थे। तो मैंने सोचा इसको पिकअप करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। और अगेन, पार्लियामेंट्री कमिटीज दोस्तों एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जामिनेशंस, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है और इसके ऊपर सवाल भी बनेंगे। हम लोग भी इसको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अगली न्यूज, दो न्यूज हैं दिल्ली से। एक न्यूज है जो रिपोर्ट आई है विमेन एंड मेन इन दिल्ली 2023 रिपोर्ट, जहां पे बताया जा रहा है कि दिल्ली में नेशनल एवरेज से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। हाउएवर देयर आर सम इंप्रूवमेंट्स कि यहां पे देखा जा रहा है पहले से अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, बट अभी भी नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है। उसके अलावा रिपोर्ट में पाया गया जो महिलाएं हैं, द वुमेन वर्कर्स आर स्विचिंग फ्रॉम पार्ट टाइम टू रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। एंड जनरली अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मेजर किया जाता है? अनएम्प्लॉयड उनको बोला जाता है जनरली जो लोग काम करना चाहते हैं बट काम नहीं कर पा रहे, इवन ऑफ द जॉब अवेलेबिलिटी। सो बेसिकली इनएबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी टू जनरेट सूटेबल एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिपोर्ट डिफाइन करती है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे मेजरली लोग कौन कौन सी एक्टिविटी में इंगेज हैं दिल्ली में, वो मेंशन किया गया है, राइट। एंड उसके अलावा ओईसीडी जो है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को कैलकुलेट करता है एज द लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे मेंशन की गई है। तो एक तो ये रिपोर्ट है जो दिखाता है कि दिल्ली में बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आते हैं, माइग्रेशन होता है, माइग्रेंट वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं इन होप ऑफ गेटिंग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बट इज इट एक्चुअली वर्किंग? तो एक तो ये सवाल है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एलजी के ऊपर सवाल उठाए हैं कि उन्होंने बोला है कि एक जो स्कीम है उसके लिए पैसे की बात थी कि फंड्स जो है इशू करने के लिए बोला है। तो बेसिकली अब ये एक फरिश्ते दिल्ली के स्कीम है जो फ्री ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स की बात करते हैं, बट क्योंकि हेल्थ जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर में आता है टेक्निकली, जो इलेक्टेड सरकार है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्योंकि देखो भाई पब्लिक ऑर्डर लॉ ये तो ऑलरेडी एलजी के पास है, अब हेल्थ भी ले लोगे, तो उन्होंने बोला कि दोनों डिपार्टमेंट आपस में क्यों लड़ रहे हो, ठीक है। तो इसको लेके एक सवाल उठाया गया। एलजी साहब चाह रहे थे कि फंड इसका रिलीज करे दिल्ली सरकार, कि दिल्ली सरकार नहीं करे थी टेक्निकली। अब तो अमेंडमेंट के बाद आप देखें जीएनसीटीटी के एक्ट के बाद टेक्निकली दिल्ली सरकार तो कुछ नहीं रहेगी, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द एलजी। सो टेक्निकली उन्हीं का एक डिपार्टमेंट है जो उनके अंडर में है, बिकॉज अल्टीमेटली यूनियन टेरिटरीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल एजेंसी एंड अथॉरिटी, ठीक है। तो ये चीज है। अब दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक एडिटोरियल आया है आईसी वार्निंग को लेके जो ये बता रहा है कि ग्लेशियर जो आपके हैं वर्ल्ड के काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो जैसे अभी साइक्लोन्स और अर्थक्वेक के इंस्टेंसेस बढ़ रहे हैं, वैसे ग्लेशियर मेल्टिंग भी एक बहुत बड़ा
कारण है, बहुत बड़ा इशू हो सकता है। वर्ल्ड्स ग्लेशियर्स आर थिन बाय अप्रॉक्सीमेटली अ मीटर ईयर फ्रॉम 2011 से 2020। इनफैक्ट इसमें उन्होंने रेफरेंस दिया है माउंट रिवेंजोरी का और माउंट केनिया का, ये डिसअपियर कर जाएंगे बाय 2030, विच इज़ वेरी कंसर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इनकी मैपिंग में आपको जगह के बारे में पता होना चाहिए और इससे चांसेस बढ़ जाते हैं ग्लॉफ के ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो कि अभी आपने सिक्किम में लोनक लेक में देखा, उत्तराखंड में भी देखने को मिला, चुंगथांग लेक थी अभी सिक्किम में, साउथ लोनक लेक चुंगथांग जो डैम पूरा बह गया, राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे हिंदू कुश हिमालयस में 65% से फास्टर जो है डिसअपियरेंस हो रहा है जो ग्लेशियर्स का है, एंड टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2.5 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड एट द एंड ऑफ द सेंचुरी, जिससे डिक्लाइन होगा ऑलमोस्ट 55 से 75% तक ऑफ ग्लेशियर्स का। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, सो इसको लेके भी अवेयरनेस रिस्क असेसमेंट करने की जरूरत है। सो यहाँ पे अगर आप मैप में देखेंगे दोस्तों, दिस इज योर माउंट केनिया, राइट। ये आपको पता होना चाहिए मैपिंग के पर्सपेक्टिव से, माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पीक, राइट। एंड देन इधर ही तक अगर आप जाएंगे, सो माउंट केनिया, माउंट किलिमंजारो, रिवेंजेरी, दे आर ऑल नियर द इक्वेटर। इवन दो इक्वेटर के पास है, लेकिन इनका परमानेंट स्नो कवर रहता है बिकॉज ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड, ठीक है। इनकी हाइट ज़्यादा है, ऑल्टीट्यूड होने के कारण इनके ऊपर जो है परमानेंट स्नो कवर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो मेल्ट हो रहे हैं। सिमिलरली क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं द इफेक्ट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, सो साइक्लोन के आने की वजह से रेलवेज को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। तो अभी रिसेंटली साइक्लोन मिशोंग जो आया था, उससे रेलवेज को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ इकोनॉमिक बर्डन जो है या लॉसेज हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड इफेक्ट्स में, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों आर्टिकल आपके काम आएंगे। GS3 में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू दोनों से मैंने कंबाइन करके लिया है। सो एक हिंदू में आया था, एक इंडियन एक्सप्रेस में आया था। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग दोनों न्यूज़पेपर को साथ में कवर करते हैं, सो दैट आपको बेस्ट पॉसिबल न्यूज़ एनालिसिस क्विकेस्ट टाइम पॉसिबल में मिल सके, इसीलिए इसका नाम है Q&A, राइट। चलिए आते हैं इंपॉर्टेंट एडिटोरियल फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स को लेके। तो FDCs क्या होते हैं? दीज आर मेडिकेशंस जो कि मिलते हैं जब कंबाइन किए जाते हैं 2 या मोर ड्रग्स को। अब इसमें बहुत सारे कंसर्न्स उठते हैं कई बार, क्योंकि आप अलग अलग दवा लेते हो किसी चीज़ के लिए, अलग अलग बीमारी के लिए, तो कई बार उसको कंबाइन कर दिया जाता है उसके सॉल्ट को, तो वो हो जाता है फिक्स्ड जो डोज कॉम्बिनेशन है। बट कई बार क्या है कि इससे कई सारे एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट जो उस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है कि इसको लेके लॉ पहले तो था नहीं, और जो अब है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन इसका हो नहीं रहा है, ठीक है। सो FDCs आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 or more नोन ड्रग्स, और यूजफुल हो सकते हैं ट्रीटमेंट में। जैसे कि एड्स में पाया गया है कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा है ये, लेकिन कई बार बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं पेशेंट्स में जिसका साइड इफेक्ट देखने को मिला है। और इसीलिए एक टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है मेटाबोलाइट, कि कई बार हो सकता है उसके इंग्रेडिएंट माइट रिएक्ट विथ बॉडी और टॉक्सिक एलिमेंट बना दें, उसको मेटाबोलाइट बोला गया है। प्लीज़ उसको नोट कर लीजिएगा, मेटाबोलाइट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो क्या करती है, बड़ी अच्छी तरीके से इसको एस्केप करती है। उन्हें पता है कि भाई लूप होल है लॉ के अंदर, क्योंकि जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है उसके अंदर जो है इसके बारे में जो है प्राइस इंडिविजुअल ड्रग्स की गवर्नमेंट फिक्स करती है। अब DPCO के अंदर FDCs कवर्ड नहीं है, तो इसलिए इंडिविजुअल ड्रग की ये लोग प्राइसेस अपने हिसाब से करते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। अब इसका एडवांटेज इनको कैसे मिलता है कि एक तो बहुत सारे ये ड्रग्स ले आए, ठीक है। अब कोई इसको लेके स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड के लिए लोग क्या करते हैं, जो एजेंसी है वो खुद ही भेजती है कंपनीज को। सो बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खुद अपनी टेस्टिंग करती है, खुद उसको रिकमेंडेशन देती है उसके बेसिस पे कि क्या करना है, वेदर द ड्रग इज की एफिकेसी है या नहीं। और दूसरा है क्योंकि ये लोग हर बार क्या करते हैं, चालाकी से एक ड्रग को दूसरे से मिला देते हैं, बोल देते हैं अरे नया ड्रग नई दवाई बन गई है, तो दे चार्ज वेरी हाई प्राइसेस, एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से लोग इसको जो है यूज नहीं कर पाते। तो दे ऑलवेज क्लेम लाइक अ यूनिक प्रोडक्ट। अब इससे महंगा भी ले रहे हो, मिल भी नहीं रहा है टाइम से, और साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से ये कुछ चीजें जो है कॉज ऑफ कंसर्न है। तो इसके लॉ को लेकर उन्होंने बताया कि 1978 में पहली बार सरकार ने इसको लेकर बात करी थी। तब उस समय कोई सिस्टम नहीं था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, एट द टाइम देयर वाज नो सिस्टम अंडर दी दिस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 टू वेट ड्रग्स फॉर सेफ्टी। 1982 में फिर पार्लियामेंट ने लॉ ने चेंज करा इसको, ठीक है, जिसमें पावर लाई गई टू प्रोहिबिट मैन्युफैक्चरिंग। देन 1988 में लाया गया, तो रूल्स उसके बाद बन गए थे, जिसके बाद आपका ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI बॉडी एक बनी, बड़ी पावरफुल बॉडी है जो हेड करती बेसिकली सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब बेसिकली इसने ये क्लियर कर दिया कि जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं दे सकते नए ड्रग के लिए जब तक कि DCGI इसको अप्रूव ना करे। प्रॉब्लम यह है कि अभी भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, ये अप्रूवल दे देती है विदाउट टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम द DCGI,
तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड इनफैक्ट आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर केस टू केस बेसिस में सेक्शन 26A यूज करता है, और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। आप देखिए कि कुछ एकेडमिक्स एक्सपर्ट के लोगों ने निकल के ये खुद डिस्कवर किया है कि ऐसे इंडिया में 239 अनअप्रूव्ड FTCs हैं जो बेचे जा रहे हैं मार्केट में, और दे आर स्पेसिफिकली इन जस्ट वन कैटेगरी, और 42 ईयर्स हो चुके हैं ये प्रॉब्लम को जब पहली बार फ्लैग किया गया था, लेकिन अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया गया है। तो ये जो रिपोर्ट है एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ एकेडमिक्स हैं फ्रॉम इंडिया एंड कतर एंड यूके जिन्होंने सबमिट किया है ये जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, जिसमें ये बताया गया है कि FDCs जो हैं बड़े easily अवेलेबल हैं और कैसे दीज कंपनीज आर फ्लाउटिंग द नॉर्म। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, GS3 में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज किया जा सकता है। बहुत सारे रेलिवेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा RBI ने UPI की लिमिट को एनहांस कर दिया है ऑनलाइन लोन एग्रीगेटर्स के लिए। तो अगर आप UPI पेमेंट करते हैं हेल्थ केयर एजुकेशन के लिए तो 1 लाख से 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। ये एक अच्छा कदम माना जा रहा है RBI का। बाकी उन्होंने रेपो रेट सेम रखा है। एंड उसके अलावा कई सारे आप देखोगे बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उसको लेके भी RBI बहुत सारे मेजर लेके आ रहा है कि UPI के फर्स्ट लिमिट ट्रांजैक्शन पे क्या लिमिट लगाई जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। देन US FDA ने सिकल सेल अनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए CRISPR-Cas9 जो आपका जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है उसको लेके एक अप्रूवल दिया है, सेपरेट ट्रीटमेंट कॉल्ड एज गेवी। इसके बारे में हमने पिछले न्यूज एनालिसिस में बात करी थी। तो इन्होंने CRISPR-Cas9 यूज करते हुए सिकल सेल एनीमिया, तो बेसिकली सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, उसमें आप देखोगे जो रेड ब्लड सेल है राउंड के बजाय वो ऐसे थिन सिकल शेप के हो जाते हैं, ठीक है। सो मोर लाइक ब्लड कैंसर रिलेटेड इश्यूज हैं। एंड इसकी थेरेपी जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है अभी, लेकिन अभी कोशिश की जा रही है कि कैसे इसको और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जा सके एंड अफोर्डेबल बनाया जा सके सभी लोगों के लिए। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम न्यूज देखें तो व्लादिमीर पुतिन इज गोइंग टू फाइट इलेक्शंस एंड अगले 6 साल के लिए शायद इलेक्शन जीत भी जाएंगे, क्योंकि और कॉम्पिटिटर कोई है नहीं इनको चैलेंज करने वाला। तो इनका जो रूल है वो 2 दशक से अगर आप देखोगे रूल कर रहे हैं रशिया पे, और यूक्रेन रशिया वॉर हो, चाहे बीच में इनका रेबेलियन हुआ था प्रिगोजिन द्वारा, इनके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड भी थे वो, लेकिन अल्टीमेटली पुतिन का टक्कर देने वाला कोई नहीं है। तो रशिया इलेक्शंस में जा रहा है, इंडिया इलेक्शन जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टाइम्स है। उसके अलावा यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक एडिशनल 126 मिलियन पाउंड्स देने वाले हैं टू रवांडा ओवर इलीगल माइग्रेंट्स रिलोकेशन। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि उन्होंने बोला है कि कोई भी अगर असाइलम सीकर यूके में आना चाहता है तो उसको दे विल शिफ्ट टू रवांडा, और रवांडा उनकी देखरेख करेगा, उसके लिए ब्रिटिश सरकार इनको पैसे देगी, राइट। और वहां पे इनको असेस किया जाएगा। यूके गवर्नमेंट ने बोला है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, बट ये बहुत कॉस्टली एक्सरसाइज है। ऑपोजिशन काफी सवाल उठा रहा है उनके ऊपर, और लोग ह्यूमन राइट्स कंसर्न भी उठा रहे हैं उसके ऊपर। एंड अगर माइग्रेंट्स को डिनाई किया जाता है असाइलम इन रवांडा, दे कैन अपील द डिसीजन ऑन रवांडा कोर्ट्स, और अगर अपील अनसक्सेसफुल हो तो वो वापस अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन जा सकते हैं। तो इसको लेके काफी सारे ऑपोजिशन में बवाल उठ रहा है। ऋषि सुनक के खिलाफ भी इसमें सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सचेकर पे बर्डन होगा उन यूके की सरकार के लिए। तो ये मेजरली आज के न्यूज आइटम है दोस्तों। आज का सवाल ये है, वीडियो को पॉज करिए, इसको अटेम्प्ट करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताइए। 8 बजे हम लोग मिलेंगे वीडियो में, जहां पे ये जो ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर लाइबिलिटी ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेथ ऑफ पैसेंजर्स, इसके बारे में बात करेंगे, या मैपिंग का जो ये सवाल है गारो खासी हिल्स एंड अदर प्लेसेस, एंड R21 मैट्रिक्स M क्या है, इन सारों का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और बाकी आपके पास कोई भी क्वेरी हो पर्सनल मेंटोरशिप को लेके, गाइडेंस को लेके, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरी ईमेल ID dipanshu.singh@gmail, टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। एंड डू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आपका करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाए। और 8 बजे मिलते हैं हम लोग फॉर दी CPQ करंट अफेयर्स प्रीलिम्स एनालिसिस, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू गाइज at 8 PM. Take care.